Hello students. Now our next lecture is on greatest integer function and fractional part functions. So let's understand the third greatest integer function and fractional part function. Now जब भी आपके क्वेश्चन में आएंगे तो यू हैव टू डिफाइन इट. अब इनका डिफाइनिंग कैसे होता है वो हम सीख लेते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा. तो जब भी ऐसे आए तो वो बताएगा आपको कि वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है. तो क्योंकि कई बार हम ये नॉर्मली ब्रैकेट्स भी अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, तो जहाँ कहीं पे भी इनका मतलब GIF होगा तो वो क्वेश्चन में वहाँ आपको बता देगा, ठीक है. अब इसकी डिफाइनिंग कैसे होती है तो पहले हम इसको समझ लेते हैं. देखिए जैसे सपोज़ करिए हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, तो इसका आउटपुट 5 आएगा. अब लेकिन अगर मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 या 5.6 तो इसका आउटपुट भी 5 आएगा. अब ये कैसे हुआ देखिए. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर आप इनपुट इंटीजर डाल रहे हो तो आउटपुट इंटीजर आएगा, पर अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर ये नंबर कोई दो इंटीजर्स के बीच में होगा. जैसे 5.6 है 5 और 6 के बीच में, तो जो इनमें से स्मॉलेस्ट है ये उसी की वैल्यू ले लेगा. इनमें स्मॉलेस्ट कौन है 5, तो इसीलिए 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 5. सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोले 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 5 एंड नॉट 6, क्योंकि ये हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं. We are finding the greatest integer function. Now 5.9 will lie between 5 and 6. तो इसमें smallest will be 5. तो 5.9 का greatest integer will be 5. Similarly, if someone asks me the greatest integer of -4.1. Now -4.1 will lie between -4 and -5. The smallest between them will be -5. तो answer will be -5. ठीक है. सो दिस इज हाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर आर कैलकुलेटेड. नाउ हाउ टू डिफाइन देम. तो डोमेन इफ आई आस्क यू तो आप x क्या क्या रख सकते हो. तो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, बट आउटपुट दैट इज रेंज, आउटपुट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है. अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे देखिए. अब देखिए इसमें हमेशा हमें केसेस लेने ही पड़ेंगे, से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. ठीक है. तो जब हमारा x 0 से 1 के बीच में है, से 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा. देखो मैंने यहाँ पे 0 पे क्लोज लगाया और 1 पे ओपन रखा है. सिमिलरली जब हमारा x 1 से 2 के बीच में होगा, से 1.1, 1.2, 1.3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1. जब हमारा x 2 और 3 के बीच में होगा तो आउटपुट विल बी 2. ठीक है. सो ऑन. नाउ थोड़ा सा नेगेटिव में ले लेते हैं. जब हमारा x -1 से 0 के बीच में हो, से -0.5, -0.6, तो उसका आउटपुट विल बी -1. ठीक है. जब हमारा x से -2 से -1 के बीच में होगा, से -1.5, -1.6, तो उसका आउटपुट विल ऑलवेज बी -2 एंड सो ऑन. ठीक है. अब हम इसके देखिए ग्राफ की बात आपसे कर लेते हैं. इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है. ठीक है. तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं 1, 2, 3. थोड़ा सा नेगेटिव में ले लेते हैं -1, -2. ये y एक्सिस पे वैल्यूज़ 1, 2, 3 और ये -1, -2. ठीक है. अब जब हमारा x 0 से 1 के बीच में है तो y विल बी 0. जब मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो y विल बी 0. तो y इक्वल्स टू 0 लाइन यानी ये हो गई. ठीक है. ये बट एग्जैक्ट 1 पे आंसर विल बी 1. तो यहाँ पे ओपन लगा के हम यहाँ पे आ जाएंगे. फिर जब हमारा x 1 से 2 के बीच में होगा तो y विल बी 1. ये. ठीक है. फिर 2 पे फिर ओपन आएगा हमारा, और जब 2 से 3 के बीच में होगा तो y विल बी 2. ठीक है. ये ऐसे. फिर थोड़ा सा नेगेटिव में ले लेते हैं. जब हमारा x -1 से 0 के बीच में होगा तो y विल बी -1. ठीक है. ये ओपन करेंगे. फिर जब -2 से -1 के बीच में होगा तो इट विल बी -2. ये. तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता जाता है. तो ये कई बार ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसे हम स्टेप अप फंक्शन या स्टेप अप ग्राफ भी बोलते हैं. वी कॉल इट स्टेप अप फंक्शन और स्टेप अप ग्राफ. ठीक है. तो ये हमारा दिस इज हाउ द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिफाइंड. तो व्हेनेवर हमारे क्वेश्चन में द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल कम, so we have to define it like this.
ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं देखिए। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई। इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, यानी i ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि 4.4 प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इट कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.4 प्लस 5, ठीक है। नाउ 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 4 देन 5, ठीक है। आंसर विल बी 9, ठीक है। और आप अगर यहाँ देखते तो 9.4 बन रहा है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 9 आता है, ठीक। तो ऐसे ये ऐसे सिमिलरली अगर नेगेटिव हम रख देते से x माइनस, से मैं ऐसे बोल दूँ x माइनस 2 कभी आए तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ठीक है। कभी हमारे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x आ सकता है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे। अब देखिए, अगर x इंटीजर होगा, से मैंने x को 2 डाल दिया, तो 2 माइनस 2 विल बी 0। तो जब भी ये x इंटीजर होगा तो आंसर विल बी 0। पर अगर ये x मेरा इंटीजर नहीं है, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे से मैंने यहाँ पे डाल दिया 1.6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.6। अब 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 एंड माइनस 1.6 का माइनस 2, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। से अब हमने डाला 4.9, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4.9 का 4 और माइनस 4.9 का -5, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 1, ठीक है। तो आंसर इज कमिंग आउट -1। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x विल बी 0 if x is an integer and if x is not an integer then it will be always -1। तो इसकी हेल्प से now we can define greatest integer of -x। तो greatest integer of -x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा अगर x इंटीजर है तो, और नहीं तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा अगर x इंटीजर नहीं है तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ डिफाइंड। अब देखिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास से क्वेश्चन आता है कि राइट द डोमेन ऑफ, से कोई मुझसे पूछता है कि 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का से मुझे डोमेन इसमें बताना है, ठीक है। तो डोमेन के लिए क्या होगा, अब x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी 1, प्रॉपर्टी से ये 1 बाहर आ गया, ठीक है, और उधर ले गए हम। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 कब होगा, जब x कैसा हो जाए, 1 से 2 के बीच में, यानी x जो है वो हमारा 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1 से 2 के बीच, ठीक है। आप देख भी सकते हो, से आपने 1.2 डाला तो 1.2, ठीक है, 1.2 माइनस 1 विल बी 0.2 और 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है नीचे। तो ऐसे हम इसको डिफाइनिंग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, दीज आर रिलेटेड फंक्शंस। तो इन्हें नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, ये डिफाइन होता है ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा था, ऐसे यहाँ पे भी जब भी ये कर्ली ब्रैकेट्स आपके ऐसे x में लगा होगा तो वो डिफाइन करेगा कि वेयर दिस कर्ली ब्रैकेट्स डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्योंकि ये हम कई बार नॉर्मली भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब
ये कैसे डिफाइन होता है, देखिए जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए कोई भी नंबर x हमारा दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की एक्चुअली डेफिनेशन आ गई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मेरे को से 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लाना है, तो वैसे तो हम देख ही सकते हैं कि 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 4 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है 0.9। नहीं तो आप इसकी डेफिनेशन से भी देख सकते हो। नाउ x विल बी 4.9 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 4, तो 4.9 माइनस 4 विल बी 0.9। सिमिलरली से मुझे 5.28 का फ्रैक्शनल पार्ट लाना है, तो इट विल बी 0.28। अब अगर से मैंने कहा माइनस 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो अब ये 0.9 नहीं होगा, तो माइनस 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1। कैसे, हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब x हो गया हमारा माइनस का 4.9 एंड माइनस और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी 5 माइनस 4.9 विल गिव यू 0.1। तो फ्रैक्शनल पार्ट, अब जैसे पॉजिटिव का तो वही आप लिख सकते हो और नेगेटिव अगर नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आप कैसे लिखोगे, तो 1 में से इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में एक और लेते हैं, से -6.3 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं होगा, क्या होगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो अगर हम यानी देखें तो डोमेन यानी इनपुट आप क्या डाल सकते हो, इनपुट आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर, पर आउटपुट कैसा होगा हमेशा, यानी रेंज कैसी होगी हमारी, रेंज कैसी होगी, रेंज हमेशा हमारी कैसी होगी 0 से 1 के बीच में होगी, 0 पे क्लोज्ड। अब जैसे सपोज करिए कोई मुझसे कहे कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0। तो अगर मेरा x कंप्लीटली इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो इसीलिए हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में होगा, 1 नहीं होगा कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट। 0.9999 कैन बी देयर बट एग्जैक्ट 1 विल नॉट बी देयर। ठीक है, तो ये अब इसकी डिफाइनिंग कैसे होती है, तो इसकी हम डिफाइनिंग और ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से, कैसे इसकी डिफाइनिंग और ग्राफ करते हैं हम। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x में हम करते थे, ऐसे इसमें भी हमें केसेस लेने पड़ेंगे। से हमने x लिया 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, से 0 से 1 के बीच में लिया, तो 0 से 1 के बीच में से 0.1 0.2, तो ये नंबर खुद ही x ही उसका फ्रैक्शनल पार्ट खुद ही हो जाएगा। अब जब हमने x 1 से 2 के बीच में लिया, तो वी विल डू बाय दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी, जब 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी x माइनस 1। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, से 1.2 है तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1.2 माइनस 1 दैट इज 0.2। सिमिलरली जब आपका x 2 से 3 के बीच में होगा तो इट विल बी x माइनस 2। सही है, ऐसे ही जब हमारा x -1 से 0 के बीच में होगा, तो अब देखो जब -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1, तो इट विल बी x माइनस ऑफ -1 यानी x प्लस 1। तो इस तरीके से ऐसे ही -2 से 0 -1 के बीच में इट विल बी x प्लस 2, x प्लस 2। तो इस तरीके से डिफाइनिंग हो जाएगी। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब कुछ भी रखने पे मुझे पता है कि मेरा आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अब देखिए ज़रा, जब आपका x 0 से 1 के बीच में है तो y इक्वल्स टू x लाइन बनेगी, यानी ये 0 से 1 के बीच में है तो y इक्वल्स टू x लाइन। अब एग्जैक्ट 1 पे लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0, तो यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल कर दिया। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 लाइन, तो लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं। जब आप 1 डालोगे तो 0 आ रहा है और 2 डालोगे तो 1 आ रहा है, तो 2 डालने पे 1। ठीक है, ये जब आप 2 से 3 के बीच में देखोगे तो 2 पे वैल्यू 0 आ रही है और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये तो इस तरीके से एक्चुअली ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक्चुअली आपको दिखाई देगा कि ये पैरेलल लाइंस एक्चुअली हमारे पास बन रही हैं, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी और ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1।
इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है 1, तो 1 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया हमारा, ठीक। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब तो ये पीरियोडिक है विद पीरियड 1। अब जैसे सपोज करिए इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी तो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई विल बी सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे आई को ये एक तरीके से पी जाता है, कैसे देखिए समझिए। जैसे सपोज करिए किसी ने कहा आपसे 4.9 प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो वो वही होगा जो 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, दैट इज़ 0.9। आप देखो ये क्या बन जाएगा 6.9, 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो 0.9। तो इंटीग्रल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फ्रैक्शनल पार्ट वही रहा जो x का फ्रैक्शनल पार्ट था जब यहाँ i है तो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली। सिमिलरली इन सेकेंड प्रॉपर्टी इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, तो ये एक्चुअली 0 होगा इफ़ x इज़ एन इंटीजर, और अगर x इंटीजर नहीं है तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। से मैंने 1.5 डाला, तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.5 एंड माइनस 1.5 का इट विल बी अगेन 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 विल गिव यू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। से मैंने ले लिया इस बार 2.7, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 और माइनस 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, 0.7 प्लस 0.3 विल बी 1, तो इट विल ऑलवेज बी 1। वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आया था -1, यहाँ पे क्या होगा 1। तो इसकी हेल्प से अब आप कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा हमारे पास, तो एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x विल बी माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ x इज एन इंटीजर, ठीक है। एंड इफ x is not an integer then it will be 1 minus fractional part of x if x is not an integer। यहाँ से हम एक्चुअली लेकर आए हैं, ठीक है। ये अब जैसे मान लीजिए सपोज करें आपसे कोई कि राइट द डोमेन ऑफ, मान लीजिए कोई आपसे अब डोमेन पूछे y इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट से x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 विल बी सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो बस अब डोमेन की वजह से अब फ्रैक्शनल पार्ट x शुड नॉट बी 0, और फ्रैक्शनल पार्ट x एक्चुअली किसका 0 होता है, इंटीजर्स का। तो इसका मतलब x शुड नॉट बी एन इंटीजर, तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया। अब कोई अगर मुझसे रेंज पूछे इसकी, तो रेंज भी निकाल सकते हैं। देखिए ये कैसा है, हमेशा हमारा 0 से 1 के बीच में है, 0 तो अब हो नहीं सकता, तो 0 से 1 के बीच में है। तो 1 अपॉन, अगर कोई नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, हमेशा 1 से बड़ा, हमेशा 1 से बड़ा, ठीक है। तो इसकी रेंज भी आप बोल सकते हो। तो y हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। देखो y कभी भी 1 नहीं होगा ना, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं लगेगी, तो y हमेशा 1 से बड़ा होगा। से जैसे ये हाफ हुआ तो 1 अपॉन हाफ विल बी 2, ऐसे ये 1/3 हुआ तो 1 अपॉन 1/3 विल बी 3। तो जब भी आपका x 0 से 1 के बीच में होगा तो 1 अपॉन x कैसा होगा, 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये हमारी रेंज आ गई। रेंज कैसी हो गई, 1 से इन्फिनिटी, तो रेंज हो गई 1 से इन्फिनिटी। तो आई होप नाउ दीज फंक्शंस आर क्लियर टू यू। तो हमने एक्चुअली सभी टाइप के फंक्शंस कवर कर लिए हैं और उनका डोमेन, रेंज, ग्राफ और कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ओके।